डियर स्टूडेंट, अब तक हमने पृष्ठ तनाव को बल और ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया था और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमने देखे थे, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट ये था कि काल्पनिक रेखा वस्तु बनाती है द्रव की सतह पर, मुक्त सतह पर, और द्रव की मुक्त सतह उसकी आकृति पर निर्भर करता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, बूंद के लिए एक द्रव की मुक्त सतह होती है, हवा का बुलबुला पानी के अंदर उसकी भी एक होगी, द्रव की सतह जो है उसकी भी एक होगी, साबुन का बुलबुला और किसी भी द्रव की फिल्म होगी उसकी दो मुक्त सतह होगी। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। फिर हमने किसी भी बूंद को या बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य W = T डेल्टा ए, एक ऐसा रिजल्ट उत्पन्न किया था। अब T डेल्टा ए कब, 2T डेल्टा ए कब, उसके लिए हमने फ्री लिक्विड सरफेस पर डिपेंड कर रहा था। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर काफी क्वेश्चन करने को मिलते हैं। फिर बूंदों का जो परिवर्तन था कि बड़ी बूंद छोटी बूंद में विभाजित हो रहा है, उसके लिए किया गया कार्य जो है W = 4πr² n की पावर 1/3 - 1, एक हमने फॉर्मूला लिखा था जिस पर हमने बहुत सारे प्रश्न किए थे। अब इसके जो आगे का टॉपिक है वो है दाब आधिक्य। क्या है दाब आधिक्य, इसको समझना। मान लो एक द्रव की मुक्त सतह है, ये रही एक द्रव की मुक्त सतह प्लेन है ना, समतल द्रव की मुक्त सतह है। मान लेते हैं यहां पर प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है, ये P1 और ये P2। अगर दोनों प्रेशर इक्वल हुए तो द्रव की जो मुक्त सतह है वो बिल्कुल प्लेन रहेगी, समतल रहेगी। लेकिन अगर P1 का प्रेशर बढ़ जाता है, P1 का प्रेशर P2 से ज्यादा हो जाता है, तो ये जो द्रव की मुक्त सतह है जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से ऐसे झुकाव उत्पन्न हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कर्व सरफेस बन जाएगी, वक्री भाग बन जाएगा। और ये P1 और इधर P2, ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम अवतल भाग बोलते हैं, और ये जो उठाव वाला भाग है इसको हम उत्तल भाग बोलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अवतल वाले भाग पर प्रेशर हमेशा उत्तल वाले भाग के प्रेशर से ज्यादा होता है, और इन्हीं दाब के अंतर को या दाब आधिक्य, ये जो दाब का अंतर आ रहा है, दोनों सतहों पर दाब का अंतर आ रहा है, इसी दाब अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं, जिसको हमें यहां पर पढ़ना है। एक वक्रीय द्रव सतह के अंदर दाब आधिक्य, किसी वक्रीय द्रव सतह की अवतल सतह पर दाब उसकी उत्तल सतह से अधिक होता है, ये हमने देख लिया यहां पे। इस प्रकार वक्रीय सतह के दोनों ओर दाबांतर उपस्थित होता है और यही दाबांतर दाब आधिक्य कहलाता है। दाब आधिक्य का एक डेरिवेशन है जिसको हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, हम उसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में यहां याद रख रहे हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है, यदि द्रव की मुक्त सतह फ्री लिक्विड सरफेस एक है तो दाब आधिक्य, प्रेशर आधिक्य, दाब आधिक्य बराबर, एक्चुअली दाब आधिक्य क्या होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। ठीक है, ये P इनसाइड P आउटसाइड एक्चुअल में क्या है, जब बंद सतह है उसके लिए। अगर कोई भी मान लो बंद सतह है, कोई भी बंद सतह है, तो उसके अंदर दाब और बाहर दाब, इनसाइड और आउटसाइड का अंतर दाब, ये दाब आधिक्य कहलाएगा। और इनसाइड सतह अवतल होगी, आउटसाइड सतह उत्तल होगी, तो अधिक में से कम का अंतर ये दाब आधिक्य है। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड ये बराबर होता है 2T/R। T पृष्ठ तनाव और R वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार से यदि द्रव की मुक्त सतह दो हो तो दाब आधिक्य जो होगा वही P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यह आ जाएगा 4T/R, जहां R वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब ऐसा ही हमने रिजल्ट वहां लिखा था। इस केस में जब फ्री लिक्विड सरफेस एक हो तो किया गया कार्य T डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, और यहां पर भी W = T 2 डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए एक मुक्त सतह की क्षेत्रफल में वृद्धि। तो आपको ये पूरा एक चार्ट बन गया है, इसमें कार्य भी आ गया और दाब आधिक्य भी आ गया, और इन्हीं दाब आधिक्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, उसका कुछ एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं। जैसे बूंद के अंदर दाब आधिक्य हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखो बूंद द्रव की बनती है, तो बूंद के अंदर द्रव भरा होगा और बाहर हवा होगी, तो बाहर जो दाब होगा वो
पी नॉट वायुमंडलीय दाब होगा, और अंदर दाब में मान लेता हूं पी इन, और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं स्मॉल आर, बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो दाब आधिक्य जो होगा, दाब आधिक्य पी, दाब आधिक्य बराबर पी इन माइनस पी आउट, दिस इज इक्वल टू, इस द्रव की बूंद जो होती है उसका मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह सिर्फ बाहर वाली है, अंदर वाली मुक्त सतह नहीं होगी, तो बाहर वाली जो मुक्त सतह है एक है, इसलिए 2T/R के बराबर आएगा। यहां से हमें बूंद के अंदर का दाब मिल जाएगा, पी आउट को उधर लेके जाऊंगा, और पी आउट किसके बराबर है, पी नॉट के, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, प्लस 2T/R। ये द्रव के अंदर जो दाब कितना होगा वो है, और ये द्रव का दाब आधिक्य। ठीक है, नेक्स्ट, द्रव में बने वायु के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य। ये एक कंटेनर है जिसमें द्रव भरा हुआ है, द्रव की सतह से h गहराई पर एक वायु का बुलबुला है, इस बुलबुले के अंदर हवा भरी हुई है, और ये जो अंदर वाली सतह है द्रव की, यही सतह इसकी द्रव की मुक्त सतह वो भी एक है। तो हम जानते हैं दाब आधिक्य एक मुक्त सतह के लिए बराबर पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस बुलबुले के अंदर कितना दाब होगा, तो पी इन इज इक्वल टू पी आउट प्लस 2T/R, और पी आउट यहां पे होगा पी आउट, और यहां का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी एटीएम प्लस रो जी एच, अगर इसका घनत्व रो है तो ये आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ये तो प्रेशर हो गया, पी आउट इस बुलबुले के जस्ट बाहर प्लस 2T/R। मान लो ये जो बुलबुला है ये द्रव की सतह के बिल्कुल ठीक नीचे बना होता, तो जो पी आउट होता वो पी एटीएम के बराबर हो जाता, ये रोजीएच वर्ड हट जाता। इतना सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, इसमें साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य। देखो, साबुन का बुलबुला जो होता है वो उसकी दो मुक्त सतह होती है, एक अंदर और एक बाहर। साबुन का बुलबुले का जो ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस बहुत अल्प होती है, या ऐसा कह सकता हूं, मान लो ये त्रिज्या R1 है और ये त्रिज्या R2 है, तो R1 इज नील इक्वल टू R2, दिस इज इक्वल टू R। उस केस में P आधिक्य बराबर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 4T/R, और दाब इसके अंदर का जो दाब होगा P इन इज इक्वल टू हो जाएगा P आउट, और P आउट है P नॉट इज इक्वल टू P नॉट प्लस 4T/R। नेक्स्ट, इसके अंदर प्रश्न है, देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध करो कि यदि दो बुलबुले जिनकी त्रिज्या, मैं साबुन के बुलबुले मान के चल रहा हूं, जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, निर्वात में समतापीय अवस्था में आपस में मिलकर एक बड़ा बुलबुला बना लेते हैं, तो उनकी त्रिज्या R बराबर √R1² प्लस R2² होगी। क्या कहना चाह रहा है कि एक R1 त्रिज्या का बुलबुला है, ये एक R2 त्रिज्या के बुलबुले से कनेक्ट होकर एक नया बुलबुला बना रहा है जिसकी त्रिज्या R है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या R है। आपको इस R का R1 R2 के साथ रिलेशन लिखना है। तो देखो, ये जब बुलबुले बनते हैं तो ये बुलबुले पास में आते हैं, कॉमन सरफेस बनती है, कॉमन सरफेस टूटती है, और फिर एक कंप्लीट बुलबुला बन जाता है। मान लो इस बुलबुले के अंदर हवा के जो मोल है वो N1 मोल है और इसमें N2 मोल है, तो जो नया बुलबुला बनेगा, मान लेते उसमें बुलबुले में मोल है N है, हवा के मोल जो है N है, तो मोल संरक्षण नियम से N बराबर आएगा N1 प्लस N2, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज इसमें हवा एंटर नहीं कर रही है। ठीक है, इसके अंदर का प्रेशर P1 मान लेता हूं, इसके अंदर का प्रेशर P2 मान लेता हूं, इसके अंदर का प्रेशर P मान लेता हूं। निर्वात है तो मतलब हमें बाहर, इसके बाहर जो है वो वायुमंडलीय दाब नहीं लेके चलेंगे, P नॉट की वैल्यू 0 होगी, और समतापी है तो ताप इसका T है, इसका T है, इसका भी क्या होगा, T होगा। तो मोल का जो होता है PV इक्वल टू, हम जानते हैं आदर्श गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू nRT, तो यहां से n की हो जाएगी PV/RT, तो n जो नया बुलबुला बना है उसका n हो जाएगा PV/RT, दिस इज इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा
P1V1 अपॉन आर टी प्लस P2V2 अपॉन आर टी। ये R इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएगा, P इंटू वी, P इंटू वी इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2। हमारे पास सभी वैल्यू है, रखना है, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। P इसके अंदर जो दाब है, साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो हमने पता P नॉट प्लस 4T/R होता है। P नॉट यहाँ है नहीं, इसलिए मैं 4T/R डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो 4T बाई बुलबुले की त्रिज्या R, वॉल्यूम 4/3πr³ इक्वल टू सेम टू सेम इन दोनों बुलबुले के लिखा जाएगा 4T/R1 इंटू 4/3πr1³ प्लस 4T/R2 इंटू 4/3πr2³। 4T 4/3π, 4T 4/3π, 4T 4/3π कैंसिल, इधर R है इधर R³ है तो ऊपर R² बचेगा, इधर भी सेम टू सेम प्रोसेस है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा R² इक्वल टू R1² प्लस R2²। सो विच एम्प्लाइज R इक्वल टू अंडर रूट R1² प्लस R2²। ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय के जैसा है। तो आपको याद रखना है, जब भी दो बुलबुले मिलकर नया बुलबुला बनाते हैं उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए निर्वात में और समतापी अवस्था में। उस केस में नया बुलबुले की जो त्रिज्या है वो उनके साथ में पाइथागोरस प्रमेय के रूप में रिलेशन प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्ध करो कि यदि दो बुलबुले जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2, जहां R1 इज लेस देन R2 है, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है, लेकिन पिछले प्रश्न में नया बुलबुला बन रहा था, यहां दोनों बुलबुले संपर्क में आ रहे हैं, तो जो उभयनिष्ठ सतह बनेगी, इस उभयनिष्ठ सतह का जो वक्रता त्रिज्या होगी उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, वहां नए बुलबुले की त्रिज्या थी, या उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैं मान के चलता हूं जब ये संपर्क में आती है तो ये प्लेन सतह बनाती है कुछ इस तरह की। इसके अंदर का प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है, तो इस कॉमन सरफेस उभयनिष्ठ सतह के इधर प्रेशर P1 है और इधर प्रेशर P2 है। अगर P1 P2 की वैल्यू बराबर होगी तो ये सतह बिल्कुल समतल बनेगी और इस समतल सतह की त्रिज्या अनंत होती है। अगर P1 P2 की वैल्यू अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो जिसका दाब अधिक है वहां अवतल सतह, जिसका दाब कम है वहां उत्तल सतह, फिर हम इसका दाबांतर से वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले P1 और P2 की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूं। बाहर प्रेशर P0 है तो P1 की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस 4T/R1। वैसे ही P2 की वैल्यू आ जाएगी P0 प्लस 4T/R2। जैसा कि हम जानते हैं R2 की वैल्यू ज्यादा है R1 से। अगर R2 की वैल्यू ज्यादा है तो 4T/R2 की वैल्यू कम आएगी। अब इन दोनों में चीज देखो कॉमन क्या है, इन दोनों की वैल्यू P1 P2 की वैल्यू मिल कैसे रही, P0 में कुछ ऐड होके। अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो 4T/R की वैल्यू कम मिलेगी, और अगर 4T/R की वैल्यू कम मिलेगी तो P0 में कम ऐड होगा। इसलिए P2 की वैल्यू P1 से कम है और ये सतह कुछ इस प्रकार से वक्र हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी कॉमन सतह का डायग्राम बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये मैंने छोटे वाला बुलबुला का बनाया और ये बड़े वाले बुलबुले का डायग्राम बनाया, और जो कॉमन सतह होगी वो कुछ इस प्रकार की बना देते हैं हम। ये कॉमन सतह बन गई। ठीक है, अब इस कॉमन सतह की हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इसकी जो वक्र भाग होगा वो कुछ इस प्रकार से वक्र भाग होगा। इस वक्र भाग की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है ज्ञात करना। यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है और दोनों का दाब अधिक है। P1 माइनस P2 इक्वल टू 4T/R कॉमन बन जाएगा उभयनिष्ठ। ये हमें वैल्यू निकालनी है। P1 P2 के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो P1 माइनस P2 करूंगा तो P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, और 4T/R1 में से 4T/R2 माइनस करूंगा तो 4T कॉमन आ जाएगा। 1/R1 माइनस 1/R2 दिस इज इक्वल टू 4T/R कॉमन। तो 4T से 4T कैंसिल, 1/R1 माइनस 1/R2 का एलसीएम लोगे तो R1 R2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो R कॉमन की वैल्यू, कॉमन सरफेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये उभयनिष्ठ भाग की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक बूंद के लिए दाब आधिक्य दूसरी बूंद के दाब आधिक्य से 3 गुना है तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।
और बूंद का जो आकार है वो गोलाकार होता है, तो गोलाकार का आयतन V1/V2 आपको मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो लिखा जाएगा R1/R2 की पावर 3। बस अगर हमें कहीं त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाए तो हमें आयतन का अनुपात भी मिल जाएगा, और त्रिज्या के अनुपात के लिए आपको दाब आधिक्य की वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है कि पहली बूंद का दाब आधिक्य दूसरी बूंद के दाब आधिक्य से 3 गुना है, तो P1/P2 आपको दे रखा है 3/1। ठीक है, और दाब आधिक्य जो होता है P एक्सेस वो होता है 2T/R या समानुपाती 1/R या R के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर मैं बात करूं दाब की P1/P2, ये आपको मिलेगा R2/R1, और P1/P2 के लिए हम निकाल चुके 3:1, तो यहां से हमें त्रिज्याओं का अनुपात मिल चुका है 1:3। इसको उठाकर अगर मैं यहां रख देता हूं तो आयतन का अनुपात हमें मिल जाएगा 1:3 की पावर 3, मतलब कि 1:27 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य जल स्तंभ का 8 मिलीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 मिलीमीटर जल स्तंभ जितना दाब लगाएगा रो GH, उतना दाब उस साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य है, तथा त्रिज्या दे रखी है। तो बुलबुले का पृष्ठ तनाव याद करो, बहुत सिंपल है। दाब आधिक्य साबुन के बुलबुले में होता है 4T/R, और ये जो दाब आधिक्य आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं देकर आपको द्रव स्तंभ में दे रखा है, तो रो जल है वाटर, G H की वैल्यू दे रखा 8 मिलीमीटर, 8/1000, 4T आपसे पूछा गया है, और R की वैल्यू दे रखी 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1/1000। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो और T की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपको दे रखा है 10⁻³ जल का घनत्व 10 × 8/1000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.1/1000, और 4 को नीचे भेजो, ये आ गया आपका पृष्ठ तनाव। अब देखो यहाँ पे ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, ये 10 से ये पॉइंट उड़ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, तो टी की वैल्यू मिल गया आपको 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, साबुन के 2 बुलबुलों के अंदर दाब क्रमशः आपको दे रखा है, इतना वायुमंडलीय दाब है, मतलब कि ATM, ये ATM के रूप में दे रखा है, प्रायोगिक इकाई के रूप में दे रखा है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही बुलबुलों के अंदर जो आयतन का अनुपात होगा वो त्रिज्या के अनुपात की पावर 3 के बराबर आएगा, और त्रिज्या की अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको दाब, अंदर का दाब दे रखा है, दाब आदि नहीं दाब दे रखा है, मतलब आपको अंदर जो दाब है P इनसाइड एक में वो दे रखा 1.01 ATM, और P इनसाइड सेकंड में दे रखा है आपको 1.02 ATM, और हम जानते हैं P एक्सिस जो होगा दाब आधिक्य ये 4T/R के बराबर होता है, तो P एक्सिस 1/P एक्सिस 2, दाब आधिक्य एक बुलबुले में दूसरे बुलबुले का अनुपात उल्टा हो जाएगा R2/R1। अभी अंदर दाब क्या होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, आउटसाइड होता है हमेशा वायुमंडलीय दाब साबुन के बुलबुले के लिए, तो आ जाएगा P1 - P0 अपॉन P2 - P0 इक्वल टू R2/R1। देखो ये वैल्यू हमारे पास में है 1.01, और P0 की वैल्यू होती है 1 ATM, तो इसमें से 1 ATM माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.02, दिस इज इक्वल टू R2/R1। तो यहां से हमें R1/R2 की वैल्यू मिल चुकी है 2:1। इस अनुपात को उठाकर अगर मैं यहां रख दूं तो हमें आयतन का अनुपात मिल जाएगा 2:1 की पावर 3, 8:1 आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि नली के दोनों ओर असमान साबुन के बुलबुले बन जाते हैं, मतलब जिनकी त्रिज्या अलग अलग है, जब नल खोला जाता है तो नली में वायु प्रवाह की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए जो बुलबुले के अंदर हवा है, यहाँ बुलबुले के अंदर हवा है, अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूं तो हवा ना तो इधर जाएगी ना यहां से यहां आएगी, खोल देता हूं तो हवा इन दोनों बुलबुल में जो हवा है वो एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती है, और हवा मतलब कि तरल हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। और अभी हमने पढ़ा था अंदर जो दाब होता है इनसाइड वो होता है P0 +
40/r। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका दाब ज्यादा होगा। तो मतलब कि इसके अंदर मान लो प्रेशर PA है और इसके अंदर प्रेशर PB है, तो छोटे वाले बुलबुले में दाब बड़े वाले बुलबुले की तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी, छोटे बुलबुले से निकल के बड़े बुलबुले की तरफ जाएगी, तो बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा और छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात क्या होगा? जैसे ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, इसके अंदर दाब और बढ़ गया, इसके अंदर दाब और कम हो गया, मतलब कि अभी दाबांतर और बढ़ चुका है। फिर हवा जाएगी, तो हवा तब तक जाएगी जब तक ये बुलबुला छोटे होते हुए श्रिंक नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, और तब तक ये बुलबुला एक्सपेंड विस्तारित होता रहेगा। तो हवा छोटे बुलबुले से बड़े में प्रवाहित होगी। ठीक है। नेक्स्ट, पानी की सतह के ठीक नीचे, ये पानी की सतह है, इसके ठीक नीचे एक वायु का बुलबुला है, ये वायु का बुलबुला है, और इसके अंदर दाब आधिक्य P1 है। यहां जो दाब आधिक्य आपको दे रखा है, इसके अंदर जो दाब आधिक्य है P(1) है ना, बूंद के अंदर, वो हम जानते हैं 2T/r होता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है P1। सतह के ठीक बाहर समान त्रिज्या की बूंद के अंदर, सतह के ठीक बाहर एक समान त्रिज्या की बूंद है, वही पानी की बूंद है, इसके अंदर बूंद का दाब आधिक्य P(2), वो भी हम जानते हैं 2T/ समान त्रिज्या की तो r, ये आपको P2 दे रखा है। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन आएगा? P1 = P2 आ रहा है यहाँ पे, P1 = P2। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा और घुमा दूं, वो क्या कह रहा हूं, यहां अगर मैं दाब आधिक्य वर्ड काट देता हूं, आधिक्य वर्ड काट देता हूं, क्या फिर प्रश्न बन जाएगा? वायु के बुलबुले के अंदर दाब P1 है, मतलब इनसाइड प्रेशर, यहां प्रेशर P1 है और यहां प्रेशर P2 है। उस केस में क्या आएगा? इसको जरा P in के फॉर्म में लिखे, P(1) = आ जाएगा ये P0 + 2T/r, और ये आपको P1 दे रखा है, और इसके अंदर प्रेशर आ जाएगा P(inside2) बूंद के अंदर P0 + 2T/r, ये P2 दे रखा है। तब भी आंसर P1 = P2 ही आएगा। ये तब है जब ये बुलबुला सतह के ठीक नीचे, अगर ये और नीचे होता तो यहाँ P0 की जगह आता P0 + ρgh, उस समय P1 P2 बराबर नहीं होते, P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा होती है। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अगर दाब आधिक्य दे रखा है तो सिंपल P1 = P2, और अगर आपसे अंदर का दाब दे रखा है तो P1 और P2 अभी तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये बुलबुला नीचे होता तो P1 P2 से ज्यादा आता। अगला प्रश्न, एक गोल बूंद में पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य 9 मात्रक है। ठीक है, यदि ऐसे 27 बूंद मिल जाती है, दाब आधिक्य जो होता है बूंद में 2T/r, मतलब व्युत्क्रमानुपाती r के। ठीक, 27 बूंदें मिल जाती है, तो बड़ी बूंद में पृष्ठ तनाव के कारण दाब आधिक्य कितना होगा? ठीक है, तो हमें इसमें आ रहा कि भाई दाब आधिक्य जो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम ये देख लेते हैं त्रिज्या कितना गुना हो जाएगी। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर n⁻⁴ इंटू स्मॉल r, जैसे कि हम जानते हैं 27 की पावर 1/3 3r, त्रिज्या जो 3 गुना हो जाएगी, तो दाब आधिक्य 1/3 रह जाएगा। दाब आधिक्य अब जो होगा वो पुराने वाले दाब का 1/3 रह जाएगा, तो 9/3 3 मात्रक दाब आधिक्य रह जाएगा। नेक्स्ट अपना यह टॉपिक है स्पर्श कोण या संपर्क कोण। जब भी किसी ठोस सतह के संपर्क में कोई द्रव आता है, तो द्रव की आकृति उस सतह पर कुछ इस प्रकार से बनती है कि वो एक स्पर्श कोण बनाती हुई उसके कांटेक्ट में आती है। अब स्पर्श कोण कैसे निकालते हैं वो समझे। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 डायग्राम दे रखे हैं। ये जो सतह दे रखे हैं आपको, ये ठोस की सतह है, इसके ऊपर हमने द्रव को रख रखा है और भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बना दी है। तो सबसे पहले हम स्पर्श कोण कैसे पहचानेंगे वो देखिए। द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु पर
अब ये जो द्रव, मैं इसको लेके चला हूं, ये जो द्रव है ये कुछ इस प्रकार का द्रव रखा हुआ है और ये ठोस है। तो द्रव और ठोस का संपर्क बिंदु, हम द्रव का कौन सी सतह देखेंगे? मुक्त सतह। तो जो ये द्रव है इसकी मुक्त सतह बाहर वाली है और बाहर वाली मुक्त सतह का ठोस के साथ संपर्क ये गोल होगा। ठीक है, तो ये गोल जो है, ये गोल जो आपको नजर आ रहा है, तो मैं इसका एक बिंदु ये ले रहा हूं, ये रहा, ये द्रव की मुक्त सतह और ठोस का संपर्क बिंदु है। पर द्रव के अंदर ठोस के स्पर्शा तल और द्रव के स्पर्शा तल के मध्य बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि संपर्क बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी है, एक ठोस पर और एक द्रव की मुक्त सतह पर। तो सबसे पहले मैं ठोस पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, इस बिंदु पर, ये ठोस पर स्पर्श रेखा। अब मैं खींचता हूं इस द्रव की मुक्त सतह पर स्पर्श रेखा इस बिंदु से, तो वो हो जाएगी ये रही। और अब इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है, इन दोनों के मध्य दो कोण बनेंगे, एक बनेगा ये आउटसाइड वाला θ2 और एक बनेगा ये θ1। आपसे कहा है द्रव के अंदर जो कोण बनेगा उसी कोण को स्पर्श कोण कहते हैं, मतलब ये θ1 जो है ये स्पर्श कोण है। और यहाँ न्यून कोण बन रहा है θc < 90। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं यहां पर, तो यहां पर देखो ये कोण बनेगा, ये कोण θc बन जाएगा, मतलब स्पर्श कोण या संपर्क कोण, कॉन्टेक्ट एंगल, और इसके वैल्यू ग्रेटर देन 90 बन रही है या 90 बन रही है। ये था आपका स्पर्श कोण। द्रव तथा ठोस की प्रकृति पर निर्भर करता है संपर्क कोण कि द्रव और ठोस किस प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं दो तीन बातें आपको यही समझा रहा हूं ताकि आपको ये आगे यूज कर सको इसके अंदर। इन दोनों बूंद, इसको हम बाद में देखेंगे, इन दोनों बूंदों को अगर देखोगे आप, तो इन दोनों बूंदों के अंदर ऐसी कौन सी बूंद है जो जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, किस द्रव का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, तो इसको कैसे पहचाने? मान लो इसको मैं बूंद नंबर 1 दे रहा हूं, उसको बूंद नंबर 2 दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड बूंद में बताइए किसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, तो द्रव देखो, सुनना अच्छी तरह, फर्स्ट और सेकंड के अंदर देखिए, जिस द्रव, जो द्रव जितना अधिक पृष्ठ तनाव रखता है उतना ही अधिक उसकी जो बाहरी सतह होगी वो खींची हुई होगी, मतलब गोलाकार रूप में होगी। तो जरा ध्यान से देखें, ये जो सतह है, ये सतह ये फैल गई है इस ठोस की सतह पर और ये संपूर्ण गोल बनाने की कोशिश कर रही है, मतलब इसमें खिंचाव ज्यादा है इसकी तुलना में। ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका जो सहसंजक बल है वो इसके सहसंजक बल से प्रबल है। कैसे? जिसका सहसंजक बल जितना ज्यादा होगा उसमें द्रव के अणु पास पास चिपके हुए होंगे, यहां द्रव के अणु ठोस से चिपके हुए और यहां द्रव के अणु आपस में चिपके हुए, तो इसका कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल भी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेकंड ड्रॉप जो है, दूसरी बूंद जो है, इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है और इसका ये संपर्क कोण भी ज्यादा है, मतलब जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा उसका संपर्क कोण भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात यहां पर और चीज देखिए, इसमें सहसंजक बल किसका ज्यादा होगा? उसका सहसंजक बल भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। एक और शब्द आएगा यहां पे, द्रव का ठोस की सतह को गीला करना। जैसे हम एक कांच की प्लेट ले लें, उसमें एक पानी की बूंद डालें और फिर बूंद को गिरा दें, तब भी वहां पर पानी चिपका हुआ रहेगा। इसका मतलब, इसको बोलते हैं वेटेबिलिटी, द्रव का ठोस की सतह को गीला करना। अब उसी कांच की सतह पर अगर मैं पारे की बूंद डाल देता हूं और फिर गिरा देता हूं तो वहां पारा चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो कब द्रव ठोस को चिपकता है, कब नहीं चिपकता, ये हमें यहीं से समझ में आ जाएगा। अब दोनों ड्रॉप को देखकर आप बता सकते हो कौन सी बूंद ठोस से चिपकना नहीं चाह रही है। जिसका कोण 90 से ज्यादा होगा ये ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा। ये हम तुरंत देख के बता सकते हैं। और यहां ठोस की सतह को गीला करेगा। अगर आपसे पूछा जाए
भाई कौन सा द्रव ठोस की सतह को गीला करेगा नहीं करेगा, तो सबसे पहला हम देख सकते हैं ये स्पर्श कोण से। स्पर्श कोण अगर लेस देन 90 हुआ तो ये गीला करेगा, ग्रेटर देन 90 हुआ तो गीला नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है इसका? एक्चुअल रीजन क्या है कि ये जो सहसंजक बल और यहां जो आपस में लग रहे आसंजक बल, अगर ये आसंजक बल प्रबल हो जाता है तो ठोस के अणु द्रव के अणु को अपनी ओर खींच लेते हैं तो चिपक जाएंगे। अगर ये सहसंजक बल ज्यादा हुआ तो द्रव के अणु आपस में रहेंगे, ठोस से चिपकने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका मतलब ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा। कब गीला नहीं करेगा द्रव? जब सहसंजक बल आसंजक बल से प्रबल हो। और कब गीला करेगा? जब आसंजक बल सहसंजक बल से प्रबल हो। ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट, स्पर्श कोण किन किन बातों पर निर्भर करता है? स्पर्श कोण पर ताप का प्रभाव। देखिए स्पर्श कोण जैसे जैसे हमने भी पढ़ा कि सरफेस तनाव बढ़ता है, पृष्ठ तनाव बढ़ता है तो स्पर्श कोण बढ़ता है। अब पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? हम जानते हैं पृष्ठ तनाव जब ताप बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। नेक्स्ट, यहां पर हम स्पर्श कोण पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ रहा है इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज हम पहले से समझ लेते हैं कि पृष्ठ तनाव बढ़ने पर स्पर्श कोण बढ़ता है। और पृष्ठ तनाव किन किन बातों पर निर्भर करता है? सहसंजक बल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, अशुद्धियों पर निर्भर करता है। तो इन चीजों का यहां पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे बात करता हूं स्पर्श कोण पर तापमान का प्रभाव। अगर तापमान टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो आसंजक बल, सहसंजक बल, अंतराणिक बल ये घटता है। अगर ये घटेगा तो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव भी घटेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव का स्पष्टीकरण ही यही है। अगर पृष्ठ तनाव घटेगा तो स्पर्श कोण का मान भी घटेगा। नेक्स्ट, स्पर्श कोण पर अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धियां क्या होगी? अगर कोई भी अशुद्धि घुलनशील होगी, घुलनशील अशुद्धि होगी तो क्या होगा? FC। घुलनशील अशुद्धि के केस में सहसंजक बल का प्रभाव बढ़ता है, जिससे पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा। पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो संपर्क कोण का मान भी बढ़ेगा। आंशिक घुलनशील अशुद्धियों के कारण पृष्ठ तनाव घटता है, बिल्कुल, क्योंकि आंशिक अशुद्धि क्या करती है? सहसंजक बल का प्रभाव कम कर देती है, जिससे पृष्ठ तनाव भी क्या होगा? घटता है, जिससे स्पर्श कोण का मान भी क्या होगा? घटेगा। जलरोधी कारकों का प्रभाव। देखो नाम क्या है? जलरोधी कारक। जलरोधी कारकों के कारण स्पर्श कोण का मान बढ़ता है। देखो जलरोधी कारक क्या करते हैं? जो हम बोलते हैं वाटर प्रूफ बनाना, है ना, उसमें क्या होता है? हम कपड़ों पर ऐसा एक एजेंट या ऐसा हम कुछ पदार्थ मिला देते हैं जो जैसे द्रव के संपर्क में आता है तो क्या काम करता है? द्रव और उस कपड़े के बीच में जो स्पर्श कोण बनने वाला होता है उस कोण को बढ़ा देते हैं, अधिक कोण कर देते हैं, न्यून कोण से अधिक कोण। और जैसे अधिक कोण करेगा तो द्रव उस कपड़े से चिपकेगा नहीं, गीला नहीं करेगा। तो जलरोधी कारकों के कारण स्पर्श कोण का मान बढ़ता है, और वो भी कैसे? न्यून कोण से अधिक कोण कर देता है, जिससे द्रव ठोस से चिपकेगा नहीं। अगर कांटेक्ट में नहीं है, चिपकेगा नहीं, मतलब गीला नहीं करेगा, तो वो जलरोधी कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट, इसमें द्रव के पृष्ठ की आकृति। ये जो द्रव पृष्ठ है उसकी आकृति को हम मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। अब द्रव के पृष्ठ की आकृति नवचंद्रक आकृति इसको कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है अवतल, ये अवतल सरफेस है। अवतल सतह, ये समतल सतह और ये उत्तल सतह। और ये आकृति निर्भर करती है या बनती है परिणामी बल पे। आसंजक और संजक सहसंजक बल के परिणामी बल पर निर्भर करती है। ध्यान से सुनना कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी द्रव है उसकी जो सतह है उस सतह पर के अणु पर जो परिणामी बल लग रहा है, परिणामी बल के हमेशा लंबवत सतह बनती है, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि जो परिणामी बल होगा वो हमेशा इस सतह के लंबवत होता है, ठीक है। तो ये सतह इस प्रकार से बनती है कि परिणामी बल के हमेशा लंबवत रहे। अगर प्लेन है, प्लेन बन रही है ऐसे, तो परिणामी बल नीचे की ओर मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर
परिणामी बल बाहर की ओर मिल रहा है तो सतह कुछ इस प्रकार की होगी। जैसे मैं अगर इस बिंदु पे मानूं, इस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ये रही स्पर्श रेखा, तो इस स्पर्श रेखा से ये परिणामी बल 90 डिग्री पर है। इसलिए अगर परिणामी बल बाहर की ओर हुआ तो सतह अवतल प्रकार की होगी। अगर परिणामी बल अंदर की ओर हुआ तो सतह उत्तल प्रकार की होगी। कैसे? ये अगर मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचता हूं तो स्पर्श रेखा परिणामी बल के साथ में 90 डिग्री कोण बना रही है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो सतह है ये परिणामी बल पर डिपेंड करती है। परिणामी बल किसका? सहसंजक और आसंजक बलों का। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के साथ चल रहा हूं। मान लो ये एक कंटेनर है, बीकर, इसमें द्रव भरा हुआ है और ये वो बिंदु है जो द्रव और ठोस के संपर्क में है ना, द्रव की मुक्त सतह का। अब इस पर, इस द्रव के अणु पर द्रव के जो अन्य अणु हैं वो जो बल लगाएंगे, वो हमने गोला वाला कंसेप्ट पढ़ा था। सारे बल अपनी तरफ खींचेंगे ये सारे अणु, और इनका जो परिणामी बल होगा वो 45 डिग्री पर बनेगा, 45 डिग्री पर बनेगा। ये रहा 45 डिग्री पे, ये बना सहसंजक बल। और जो ठोस का अणु है वो इसको अपनी ओर खींचेगा, यह आसंजक बल। और इन दोनों का ये परिणामी बल है। अब ध्यान से सुना, ये परिणामी बल है। मैं इन दोनों का परिणामी बल पर 3 केस बना रहा हूं। Fc का, ये 45 डिग्री है, तो Fc का इधर जो घटक आएगा वो आ जाएगा Fc cos 45, मतलब Fc/√2। और जो उधर घटक आएगा वो भी आ जाएगा Fc sin 45, Fc/√2। मतलब इस अणु पर Fa बल इधर लग रहा है और Fc के दो घटक Fc/√2 और Fc/√2 इधर लग रहा है। अब अगर ये Fa Fc/√2 के बराबर हो जाता है, उस केस में ये कैंसिल हो जाएगा और परिणामी बल आपको नीचे की ओर मिलेगा। और परिणामी बल अगर नीचे की ओर मिलता है तो सतह लंबवत, परिणामी बल के लंबवत समतल मिलेगी। दूसरे केस में क्या हो रहा है, अगर Fa का मान Fc/√2 से ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है, अगर Fa का मान ज्यादा है तो इन दोनों का परिणामी बाहर की ओर आएगा, जो इस Fc/√2 से इस दिशा में परिणामी देगा में। और अगर ये परिणामी बल यहां पर है तो सतह इसकी अवतल होगी। और बिल्कुल इसका अपोजिट, अगर Fc/√2 ज्यादा होता है Fa से तो परिणामी बल अंदर की ओर आएगा तो सतह उत्तल बनेगी। ये इसका मैथमेटिकल रीजन है। मैं इसको एक और तरीके से बता सकता हूं। क्या तरीका है? अगर द्रव का सहसंजक बल ज्यादा हुआ, सहसंजक बल ज्यादा हुआ तो द्रव के अणु पास पास रहेंगे, और अगर आसंजक बल ज्यादा हुआ ठोस का तो वो द्रव के, ठोस के पास पास रहेंगे। देखो यहां पर क्या है, Fa का मान Fc से बहुत ज्यादा है तो ये सारे अणु ठोस के पास पास रहना पसंद कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे दब जाएगा अवतल सतह। यहां अंदर का कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल प्रबल है तो द्रव के अणु पास पास रहना पसंद करेंगे, ठोस की जगह पास पास रहना पसंद करेंगे, इसलिए उत्तल सतह बन जाएगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जब कोई द्रव किसी ठोस सतह के संपर्क में आता है तो स्पर्श तल के समीप द्रव का पृष्ठ वक्रीय हो जाता है। वक्रता की प्रकृति अवतल, उत्तल, द्रव के अणुओं के बीच सहसंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच आसंजक बल के आपेक्षिक परिमाणों पर निर्भर करती है। मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा उस पर डिपेंड करती है। कांच के पात्र की दीवार के समीप द्रव की वह मुक्त पृष्ठ जो कि पृष्ठ तनाव के कारण वक्री है को नवचंद्रक कहते हैं। मतलब मेनिस्कस, ये जो आकृति है ये नवचंद्रक की आकृति है। यहां नवचंद्रक की आकृति अवतल है कब, जब Fa Fc/√2 से ज्यादा हो। नवचंद्रक की आकृति समतल कब, जब Fa Fc/√2 के बराबर हो। और नवचंद्रक की आकृति उत्तल कब, जब Fa Fc/√2 से कम हो। ठीक है, सहसंजक बल द्रव सतह से 45 डिग्री कोण पर कार्य करता बता दिया था, जबकि आसंजक बल ठोस सतह के लंबवत दिशा में कार्य करता है। अब इन तीनों पे क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको मैंने टेबल पे लिख दिया है ना, ये डायग्राम बना हुआ है। देखो, नवचंद्रक की आकृति अवतल, समतल और उत्तल। सबसे पहले स्पर्श कोण की बात करें तो स्पर्श कोण अगर मैं इस पर खींचूं, देखना स्पर्श कोण खींचते हैं। सबसे पहले इसका संपर्क बिंदु, ये रहा संपर्क बिंदु, इस पर हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी, एक ठोस की सतह पर, ये ठोस की सतह पर, और एक द्रव की सतह पर, ये द्रव की सतह पर। जो द्रव के अंदर कोण है ये रहा थीटा सी, ये आ गया आपका स्पर्श कोण लेस देन 90, तो इसका थीटा सी लेस देन 90 है। ठीक है, और यहां देखो, यहां अगर मैं खींचूं
ये ठोस पे, ये द्रव पे, और ये थीटा सी ग्रेटर देन 90। और यहां बात करें तो यहां तो साफ नजर आ रहा है 90 डिग्री है थीटा सी, 90 डिग्री, थीटा सी ग्रेटर देन 90। अगली द्रव के बूंद की आकृति, द्रव के बूंद की आकृति यहां पर कैसी, अवतल, समतल और उत्तल। अवतल है मतलब थीटा सी लेस देन 90, तो ऐसा बनेगा, थीटा सी लेस देन 90 तो इस प्रकार का बनेगा, और ये 90 डिग्री का बनेगा, और ये अधिक कोण है। ठीक है, ये ठोस सतह पर द्रव के बूंद की आकृति है। ठीक, यहां थीटा सी का मान ग्रेटर देन 90 है, यहां इक्वल टू 90 है, और यहां लेस देन 90 है। सरफेस टेंशन इस द्रव की ज्यादा है, इसकी कम है, और इससे कम इसकी है। द्रव का तल, इसको मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना ये इसी पर अगले वाले टॉपिक पर केस नलिका पर डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला आता है, वहां से आएगा। गीला करने का गुण, तो अवतल अगर बनेगा, अवतल सतह बनेगी तो इसका थीटा सी लेस देन 90 है, थीटा सी लेस देन 90 है तो उसको गीला करता है, ये हमने लिख दिया, द्रव ठोस की सतह को गीला करता है। और अगर ग्रेटर देन 90 तो गीला नहीं करता है। अब आता है इक्वल टू 90 में, इक्वल टू 90 में हम क्या बोले, तो उस केस में देखो इसमें कैसे समझाएंगे हम। इस वाले केस में, समतल वाले केस में एफ ए एफ सी बाई रूट टू से इक्वल है, मतलब एफ ए इक्वल नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ सी बाई रूट टू है, ऐसा दे रखा आपको। ठीक है, एफ सी बाई रूट टू इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर हमसे पूछा जाए कि एफ ए ज्यादा है कि एफ सी ज्यादा है, तो एफ सी की वैल्यू आ रही है रूट टू टाइम्स एफ ए, मतलब एफ सी ज्यादा है एफ ए से। जब सहसंजक बल आसंजक बल से ज्यादा होता है तो वो उसको गीला नहीं करता है, तो द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करता है। और अंतिम उदाहरण है इसके उदाहरण है, इसका होता है पानी और कांच, इसका उदाहरण है पारा और कांच, और इसका उदाहरण है चांदी और पानी। ठीक है, उदाहरण भी याद रखना, कई बार उदाहरण देके पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर केश नली और केशिका, तो ये चैप्टर का अंतिम अनुप्रयोग है। और ये जो मैंने आपको बोला था इस वाले के द्रव का तल के लिए, द्रव ऊपर चढ़ता है, ये नीचे गिरता है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये आपको इस टॉपिक में समझ आ जाएगा। केश नली और केशिका, तो देखो केश नली क्या होता है उसको समझना। केश नली, केश मतलब बाल होता है, बाल जैसी पतली नलिका को केश नलिका कहते हैं। इसका क्या गुण है, ये नलिका दोनों सिरों से खुली होती है, ऊपर और नीचे दोनों से खुली हुई होती है, परख नली की तरह नहीं होती, ऊपर नीचे से खुली हुई होती है। इसकी जो लंबाई है उसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इतनी पतली नलिका होती है, इसलिए इसको केश नलिका बोलते हैं। केशिकात्व इसका गुण है। केशिकात्व मतलब क्या होता है कि केश नली का वह गुण जिससे द्रव इसमें ऊपर चढ़ता है उसमें नीचे गिरता है। ठीक है, दोनों सिरों पर खुली बारीक, इसका एग्जांपल हमारे पास में बहुत बढ़िया है। स्ट्रॉ, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो स्ट्रॉ बिल्कुल पतली होती है, अगर उसको हम किसी द्रव में डुबाएंगे तो द्रव उसमें ऊपर चढ़ेगा फिर इसमें नीचे गिरेगा, ये उसका गुण कहलाता है केशिकात्व। ठीक है, दोनों सिरों पर खुली बारीक सुराख की कांच की नली को केश नली कहते हैं। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने नीचे गिरने का गुण द्रव केशिकात्व कहलाता है। बारीक सुराख की कांच की नली, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने के केशिकात्व क्रिया को केशिकात्व क्रिया कहते हैं। प्रोसेस को केशिकात्व क्रिया कहते हैं, गुण को केशिकात्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए केरोसिन तेल के लालटेन में ऊपर चढ़ने का कारण केशिकात्व है। जो लालटेन होती थी उसमें बत्ती केरोसिन में भिगी हुई होती थी और वो सीधी होती थी बत्ती, और केरोसिन उसमें ऊपर चढ़ता था, तो वहां छोटे छोटे उसमें केश नलिका कहाँ है। जो कॉटन रुई हुआ करती थी, रुई के अंदर जो बारीक सुराख होते थे, बहुत बारीक सुराख होते थे, वो बारीक सुराख एक केश नली की तो भांति व्यवहार करता है जिसमें केरोसिन ऊपर चढ़ता है। ईंट का जो पत्थर होता है उसको पानी में अगर हल्का सा टच कराएंगे तो पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि उसमें जो बारीक सुराख है उसमें द्रव ऊपर चढ़ जाता है। तो केश नली का ऐसे नहीं कि हमेशा आपको नली नजर आएगी, बारीक सुराख भी केश नली की भांति व्यवहार करता है। फाउंटेन पेन के निब के मध्य के रिक्त स्थान को कार्य प्रणाली केशिकात्व के कारण ही है। फाउंटेन पेन में जो स्याही ऊपर चढ़ती है वो इसका कारण ही है। नेक्स्ट, केश की ऊंचाई की गणना करना, मतलब कि केश नली में जो द्रव ऊपर चढ़ता है उसकी गणना कैसे की जाए उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं जो द्रव है वो किसी भी जो सतह उसकी बनती है, मुक्त सतह जो बनती है, उसकी जो आकृति है नवचंद्र की आकृति, वो समतल भी बनती है, उत्तल भी बनती है, अवतल भी बनती है। तो मैं सबसे पहले केस लेके चल रहा हूं आपको अवतल का, और फिर उत्तल और समतल उसके साथ साथ समझा दूंगा। मान लो हमने एक केश नलिका ली, ये हमने केश नलिका ले ली,
थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने डायग्राम ताकि हमें समझ सके। इस केश नलिका को हमने द्रव में डुबो दिया, ये द्रव में डुबो दिया, और पहला डायग्राम मैं बना रहा हूं उसका अवतल का, ये डुबो दिया। जैसे हमने डुबोया, ठीक है, इसमें मेन बात ध्यान रखना, केश नली की जो लंबाई है वो हमेशा हम द्रव स्तर से ऊपर की ही काउंट करेंगे, इसके अंदर की केश नली की लंबाई हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ठीक। अब जैसे मैंने इसको रखा, अब या तो ये द्रव ऊपर चढ़ेगा या ये नीचे गिरेगा, ये जहां का वहां रहेगा, ये मैं चेक करना है। इसको कैसे चेक करें? स्थिर द्रव है भी, स्थिर द्रव एक ही सतह पर समान दाब प्रदर्शित करते हैं, पास्कल ने बताया था। मैं इसको पॉइंट नंबर 1 दे देता हूं, इसको पॉइंट नंबर 2 दे देता हूं, इसको पॉइंट नंबर 3 देता हूं। ये एक ही क्षैतिज सतह पर है। यहां दाब डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में होने की वजह से P0, यहां दाब डायरेक्ट वायुमंडल के कांटेक्ट में होने से P0। तो P1 और P3 पर दाब P0 के बराबर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 2 पॉइंट की। भाई इस द्रव की सतह के ऊपर जो दाब लग रहा है वो P0 है, वायुमंडलीय दाब, और ये जो भाग है, ये भाग जो वक्र भाग है, वक्र भाग के ऊपर वाली सतह अवतल है और नीचे वाली सतह उत्तल है, मतलब दो जो पॉइंट है वो उत्तल पे है। तो P2 जो है 2 पॉइंट का दाब इस दाब से कम होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जो P2 है वो P0 से कम है। कितना कम है ये वैल्यू भी बता सकते हैं, कितना कम होगा 2T/R। हम जानते हैं दाब आधिक्य द्रव की सतह जिसका मुक्त सतह 1 होती है उसके लिए दाब आधिक्य 2T/R होता है। तो P0 की वैल्यू P2 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? P0 माइनस P2 इक्वल टू 2T/R, क्योंकि यहां द्रव की मुक्त सतह 1 है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो P2 है वो वायुमंडलीय दाब से कम है, कितना कम है? 2T/R, ठीक है। यहां मैं P2 की वैल्यू P0 से कम है 2T/R। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि P2 की वैल्यू अगर P0 से ही कम है तो 1 और 3 जिस पर दाब P0 के बराबर है उससे भी कम होगी। दोनों से कम होगा, मतलब नलिका के इस पॉइंट पर दाब बाहर वाले द्रव के दाब से कम दाब है। और दाब अगर अंदर कम है तो हम जानते हैं द्रव के अंदर द्रव का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। तो बाहर दाब उच्च है, अंदर दाब कम है, ये द्रव इसमें चढ़ने लग जाएगा। तब तक इसमें चढ़ेगा जब तक कि ये द्रव साम्य अवस्था में नहीं आ जाए। या मैं ऐसा कहूं कि इस पॉइंट पर दाब बाहर वाले दाब के बराबर नहीं हो जाए। अब एक बार ध्यान से सुने, इस 2 पॉइंट पर दाब बाहर वाले दाब कितना वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाए, कितना कम पड़ रहा है? 2T/R कम पड़ रहा है, 2T/R। और जैसे ही द्रव इसमें चढ़ेगा, द्रव अपने भार की वजह से जो प्रेशर एक्स्ट्रा लगाएगा वो प्रेशर तब तक लगाएगा जब तक वो उसकी कमी को पूरी नहीं कर देता। कितनी कमी है? 2T/R। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, अब इसका डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। ये द्रव ऊपर चढ़ गया है, ये बाहरी स्तर, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 3। ध्यान से समझना, ये हाइट h और ये घनत्व इसका रो। अब इस 2 पॉइंट पर एक्स्ट्रा दाब आया ρgh। ये ρgh दाब क्या काम कर रहा है? इस 2 पॉइंट पर पहले कितना प्रेशर कम पड़ा था? 2T/R। इसको कौन पूर्ति कर रहा है? ये ρgh। तो ρgh जब तक 2T/R के बराबर नहीं होता तब तक ये हाइट ऊपर चढ़ती है। और यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 2T/R ρg, ऊंचाई, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये जो R है, ये R इस भाग की वक्रता त्रिज्या है, इस नवचंद्र की वक्रता त्रिज्या है, और इसको ज्ञात करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। तो हम क्या काम करते हैं, इस R को केश नली, ये जो केश नली की त्रिज्या है, इसके रूप में बदल देते हैं। कैसे? वो ध्यान से सुनो। यहां देखो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये त्रिज्या है नवचंद्र की, ये त्रिज्या है केश नलिका की। अब देखो मैं एक समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम रिलेशन निकालें तो उसके लिए कोण ज्ञात करना जरूरी है। और कोण यहां पर एक ही स्पर्श कोण, तो पहले मैं स्पर्श कोण बना लेता हूं। ये इसका स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श रेखा द्रव पर, एक स्पर्श रेखा
ठोस पर, ये कोण हो गया संपर्क कोण। अगर ये थीटा सी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी, ये कोण 90 है और ये 90 माइनस थीटा सी, तो ये कोण भी थीटा सी हो जाएगा। अब आपको अगर समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है तो इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो cos थीटा सी बराबर कैपिटल R बाई स्मॉल r बन जाएगा। ठीक है, और अगर कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो जाए उस समय कोण 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यहां से स्मॉल r को रिप्लेस करके यहां रख रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा 2t cos थीटा सी अपॉन कैपिटल R रो जी, जहां कैपिटल R केश नलिका की त्रिज्या और स्मॉल r नवचंद्र की त्रिज्या है। यह था इसका दाब संतुलन विधि। ऐसा ही इसका एक और मेथड है बल संतुलन विधि, वो क्या है उसको भी समझें। ये केश नलिका द्रव में रखा है, ये पहले मैंने अवतल, ये जो इसका बनाया हमने, ये नवचंद्रक अवतल सतह बनाई है। ठीक है, अब बल संतुलन विधि क्या है ध्यान से सुनना। ये जो इसका द्रव की सतह है, मुक्त सतह, ठीक है, द्रव की मुक्त सतह पर जो बल लगेगा पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब देखना यहां पे, ये जो द्रव की मुक्त सतह है, ये द्रव की मुक्त सतह, ये ठोस पर, ये जो ठोस है उस पर बल लगाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से नीचे की ओर खींचेगा। वापस से सुनना, द्रव की मुक्त सतह जब भी ठोस के कांटेक्ट में आ रही है तो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगाएगी द्रव की पृष्ठ सतह के समांतर नीचे की तरफ खींचेंगे द्रव के अणु उसको, तो ऐसा कोई बल लगेगा ठोस के अणु पर, ठोस के अणुओं पर ये द्रव की मुक्त सतह इस प्रकार से नीचे की ओर बल लगाएगी चारों तरफ से, ऐसे चारों तरफ के से द्रव की मुक्त सतह नीचे की तरफ बल लगाएगी पृष्ठ तनाव के कारण, खिंचाव जो सब पहले पढ़ा था हमने, ऐसे नीचे की तरफ चारों दिशाओं में ऐसे, ये जिसकी वैल्यू हो जाएगी Fc इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू काल्पनिक रेखा की लंबाई 2 पाई कैपिटल R। ये ठीक है। अब सुनो, हर बल का, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर द्रव के अणु पृष्ठ तनाव की वजह से ठोस के अणु पर इस प्रकार से नीचे की ओर बल लगा रही है सभी दिशाओं से, इधर भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे, और सारे बल कितने होंगे Fc, ये Fc हो जाएगा। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि ठोस के अणु विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बल लगाएंगे, ठोस के अणु विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ बल लगाएंगे, ठीक, और परिमाण बराबर होगा। तो ये बल किस पे लगा है, ये वाला बल, ये जो बल हम बोल रहे हैं, ये बल किस पे लगा है, ये बल लगा है द्रव के अणुओं पर। तो ठोस क्या काम कर रहा है, द्रव के अणुओं को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो द्रव इस नलिका में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि इस बल को कोई बल प्रतिसंतुलित नहीं करे। अब प्रतिसंतुलित कौन करेगा, जैसे द्रव ऊपर चढ़ने लगेगा वैसे वैसे, अब इसका डायग्राम मैं यहां बना देता हूं, जैसे द्रव ऊपर चढ़ने लगेगा, ये ऊपर चढ़ गया द्रव, वैसे वैसे एक बल है वो नीचे की ओर लगना प्रारंभ कर देगा, वो उस बल का नाम है mg। इस पर mg बल नीचे की ओर लगना प्रारंभ कर देगा। अब ये mg बल जो है वो इस बल को प्रतिसंतुलित करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये कोण तो हो गया थीटा सी, तो ये कोण भी कितना हो गया थीटा सी। तो ऊपर लगने वाले जो बल है उन सभी के कॉस घटक ऐसे आएंगे और साइन घटक ऐसे आएंगे। ये साइन घटक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा में है, सिर्फ कॉस घटक आपको ऊपर मिलेंगे। मतलब इन सभी बलों का जो कॉस घटक है, सभी बलों का जो कॉस घटक ऊपर की ओर मिलेगा, ये वाला, ये मिलेगा F, ये वाला बल कॉस थीटा सी, और ये F किसके बराबर है, Fc के, जिसकी वैल्यू क्या है 2 पाई RT। तो ये आ जाएगा आपके 2 पाई RT कॉस थीटा सी। इस बल से ठोस द्रव को ऊपर खींच रहा है, जिसको प्रतिसंतुलित mg करेगा। जब तक mg इसके बराबर नहीं हो जाता तब तक इसको ऊपर खींचता रहेगा। तो 2 पाई RT cos थीटा सी
जब mg के बराबर हो जाएगा तब ये प्रति संतुलित हो जाएगा। इस समीकरण को हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा h बराबर 2t cos थीटा सी अपना r जी, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सेम आ रहा है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि जो द्रव इस केश नलिका में चढ़ा है वो डायरेक्टली केश नलिका की त्रिज्या के प्रोपोर्शनल है। केश नलिका की त्रिज्या के प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आप त्रिज्या लोगे उतना ही ज्यादा उसमें द्रव्यमान चढ़ेगा। ये बाकी सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए उस केस में, ठीक है। ये था इसका कंसेप्ट। अब जूरीन का नियम क्या कहता है उसे समझ लें। केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये हमने यहां पढ़ रखा है। एच व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल आर या कैपिटल आर के भी, इसको जूरीन का नियम कहते हैं। तो एच व्युत्क्रमानुपाती 1/r, आर, तो एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जूरीन का नियम है। जिस केश नली की त्रिज्या जितनी कम होगी उसमें द्रव की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहला बिंदु, शुद्ध जल और स्वच्छ कांच की केश नलिका के लिए थीटा सी की वैल्यू 0 डिग्री होती है, इसको याद रखना। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच 0 डिग्री। अगर जल शुद्ध नहीं है तो 0 से थोड़ा ज्यादा होता है, 8 से 9 डिग्री। और पारे के लिए बात करें, पारा और जल के लिए, पारा और कांच के लिए बात करें तो 135 डिग्री, थीटा सी ग्रेटर देन 90। और चांदी और पानी के लिए 90 डिग्री होता है। यदि स्पर्श कोण थीटा सी न्यून कोण है, ठीक है। मैंने आपको यहां एक बात बोली थी कि अभी मैं इसको अवतल ले रहा हूं, उत्तल और समतल के केस में क्या बनेगा वो समझाता हूं। यहां देखो h इक्वल टू 2t cos थीटा सी इक्वल टू r rho g है। यहां द्रव ऊपर चढ़ा, ठीक है। अगर थीटा सी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब हो गया अवतल सतह, थीटा सी लेस देन 90 तो ये पॉजिटिव आएगा, h पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ऊपर चढ़ेगा। थीटा सी ग्रेटर देन 90 है, मतलब कि जो सतह है वो उत्तल है, ग्रेटर देन 90 तो ये नेगेटिव आएगा, h नेगेटिव आएगा, नीचे गिरेगा। थीटा से 90 डिग्री है, मतलब कि समतल सतह है, उस केस में ये 0 आएगा, h 0 आएगा, द्रव ना तो ऊपर चढ़ेगा ना नीचे उतरेगा, ठीक है। तो देखो इसको हमने यहां लिख दिया है। यदि स्पर्श कोण न्यून कोण है, मतलब कि सतह अवतल बन रही है, तो cos थीटा से धनात्मक आएगा, इसलिए h धनात्मक आएगा, द्रव का स्तर ऊपर चढ़ेगा। यदि थीटा से अधिक कोण है, मतलब कि उत्तल सतह बन रही है नवचंद्र की, उसमें cos थीटा से ऋणात्मक आएगा, इसलिए h का मान ऋणात्मक आएगा, द्रव नीचे गिरेगा। अगर थीटा सी 90 डिग्री है, समतल सतह है, तो द्रव ऊपर चढ़ेगा ना नीचे गिरेगा। वो हमने टेबल वाली चीज थी उसमें यहां समझा दिया। उपग्रह के अंदर पानी ऊपरी सिरे तक चढ़ जाता है परंतु बाहर नहीं निकलता। याद रखना, पानी कभी भी, कोई भी द्रव कभी केश निकलने से ओवरफ्लो बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, ये भी इसको समझो कि ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है, ये बल लगा कौन रहा है, ठोस लगा रहा है द्रव पे। अगर द्रव ऊपरी सिरे तक पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, तो उसको ऊपर खींचने वाला अब बल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर ठोस नहीं है, इसलिए ये कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक। उपग्रह के अंदर पानी ऊपरी सिरे तक चढ़ता है परंतु बाहर नहीं निकलता। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो h है, h g के व्युत्क्रमानुपाती है। उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था होती है, मतलब g इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है और h इन्फिनिट मिलता है। h इन्फिनिट मिलने का मतलब है कि द्रव उसमें चढ़ता रहेगा अनंत ऊंचाइयों तक, लेकिन केश नलिका की लंबाई तो निश्चित है, तो वो सबसे ऊपर तक जाने के बाद में और ऊपर नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ठोस नहीं है, ठोस के अणु नहीं है। तो ये क्या काम करता है, ये ऊपरी सिरे तक जाता है और वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से चेंज कर देता है ताकि इसकी अंतिम ऊंचाई घटकर केश नलिका की लंबाई के बराबर हो जाए, और उसको जूरीन लॉ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। h डैश अब जो ऊंचाई है, r डैश अब जो त्रिज्या है, h r जो पहले थी द्वारा दी जाती है, यह जूरीन के नियम के अनुसार होता है। किसी केश नली को द्रव में डुबोकर ऊर्ध्व से अल्फा कोण झुका दिया जाए तो क्या होगा। देखो ये जो उसको हम झुका रहे हैं, ये जो कोण से हम झुका रहे हैं, इसका इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ कोण है, थीटा सी है, लेकिन थीटा सी तो संपर्क कोण है जो कि ठोस और द्रव के नेचर पर डिपेंड करता है, और यहाँ हमने ठोस और द्रव का नेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ केश नलिका को टेढ़ा किया है। तो h पे द्रव की जो द्रव इसके अंदर जिस ऊंचाई तक चढ़ेगा उस h पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, द्रव के स्तर की लंबाई जो है वो लंबाई अब पहले से बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक कर्ण बन रहा है, कर्ण। और कितनी बढ़ जाएगी हम बता सकते हैं, मान लो लंबाई l है, ऊर्ध्वाधर से कोण अल्फा है, तो ये हो जाएगा l cos अल्फा h के बराबर, l cos अल्फा h के बराबर, सो l हो जाएगा h बाई cos अल्फा। कई बार क्या करते प्रश्न में ध्यान से पढ़ना, ये कोण
ऊर्ध्वाधर से दे रखा है, कई बार क्षैतिज से दे देगा, तो क्या हो जाएगा L sin अल्फा H के बराबर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इन पर आधारित कुछ प्रश्न देख लीजिए। 14.6 × 10⁻³ मीटर व्यास की केश नलिका में जल के द्वारा प्राप्त ऊंचाई ज्ञात कीजिए। H का मान ज्ञात करना है। H इक्वल टू 2t cos θc अपॉन r rho g। हमारे पास सारी वैल्यू इसमें रखना, सॉल्व करना और आंसर 2 इंटू सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव 0.073 इंटू cos θc संपर्क कोण 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, r ये व्यास दे रखा है नलिका का, इसको आधा करेंगे तो 7.3 इंटू 10⁻³ रो जल का घनत्व 10⁻³ और g का मान 10। इसको सॉल्व करो, आंसर ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपके 1 0 हटा देते हैं और 1000 तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्या जाएगा 2 मिलीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, आर त्रिज्या की एक नली 6.28 ये भार को के जल को संतुलित करती है। यदि पृष्ठ तनाव आपको जल का दे रखा है तो ज्ञात कीजिए केश नली की त्रिज्या। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 2πRT cos θc इक्वल टू भार होता है W जो बैलेंस करता है। जब भी आपको प्रश्न में θc नहीं दे रखे तो आप उसको स्वतः ही 0 डिग्री मान के चलना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली शुद्ध जल और स्वच्छ कांच यूज किया जाता है प्रैक्टिकल में, जिसका कोण होता है 0 डिग्री, तो उसी के लिए प्रश्न बना है। तो θc की वैल्यू 0 डिग्री कर दूं मैं यहाँ पे, तो 2πRT इक्वल टू W हो जाएगा। आपसे R पूछा है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, तो R इक्वल टू W देगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2π होता है 6.28 इंटू T 2 गुणा 10⁻², तो ये 3.14 इंटू 2 6.28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻², या लिखेंगे 5 मिलीमीटर, ये त्रिज्या होगी। और केश नली की आंतरिक परिधि पूछिए, तो आंतरिक परिधि ये हो जाएगा 2πr, r की वैल्यू 5 मिलीमीटर, सॉल्व करोगे तो 10 पाई मिलीमीटर, या 31.4 मिलीमीटर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, एक केश नलिका में जल 10 मिलीमीटर ऊंचाई पर प्राप्त करता है, मतलब आपको H के वैल्यू दे रखी है, केश नली की त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक है, H वृत्त कुमानुपाती R होता है, त्रिज्या में आधी करूंगा तो ऊंचाई दुगनी हो जाएगी, तो अब जो ऊंचाई मिलेगी वो 2 गुनी मिलेगी पहले से, मतलब कि 20 मिलीमीटर। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर। एक ऊर्ध्वाधर केश नलिका में जल 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यदि नली को ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर झुका दिया जाए, है ना, तो नली में जल द्वारा प्राप्त लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर यहां पे ऊंचाई पूछ लेता तो वही आंसर आता 10 सेंटीमीटर। लंबाई पूछ लिया है तो देखिए इसको हमने झुकाया ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पे, ये लंबाई L हो गया, ये ऊंचाई H हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं L cos 45 इक्वल टू H, तो L आ जाएगा H√2 और H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10√2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, एक केश नली प्रयोग में एक ऊर्ध्वाधर 30 सेंटीमीटर लंबी केश नली को पानी में डुबाया जाता है। ठीक है, पानी केश तत्व के कारण 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। अब यदि यह प्रयोग स्वतंत्रता गिरती हुई लिफ्ट में किया जाए, मतलब कि जी इफेक्टिव का मान 0 है, जी इफेक्टिव का मान 0 होता है तो H का मान अनंत प्राप्त होता है, और अनंत कभी आता नहीं। उस केस में क्या होगा, ये जो द्रव स्तर है ये नलिका की उच्चतम स्तर तक, नलिका की लंबाई तक जाएगा, तो जल स्तंभ की लंबाई क्या हो जाएगी, तो जल स्तंभ की लंबाई अब हो जाएगी नलिका की केश नलिका की लंबाई के बराबर 30 सेंटीमीटर। ओवरफ्लो नहीं करेगा, इस बात को हमेशा याद रखोगे। R1 तथा R2 त्रिज्या की 2 केश नली समान द्रव में ऊर्ध्वाधर रखी जाती, समान द्रव में रखी गई है। ठीक है, ज्ञात कीजिए द्रव द्वारा प्राप्त ऊंचाई का अनुपात। अगर द्रव समान है ना, तो H का जो फॉर्मूला था H इक्वल टू 2t cos θc अपॉन R रो जी। द्रव समान है मतलब रो समान है, T समान है, θc भी समान है, तो सिर्फ वृत्त अनुपाती हो गया R के, तो ऊंचाई का अनुपात H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, वो आपको दे रखा है R2 बाई R1, ये आ गया।
ऊंचाइयों का अनुपात। दूसरा पूछा आपके द्रव्यमानों का अनुपात। द्रव्यमान हम जानते हैं m समानुपाती r होता है, तो यहां से द्रव्यमानों का अनुपात m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तीसरा पूछा आपसे केश नलिका में द्रव की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। ये केश नलिका है, इसमें द्रव चढ़ा है यहां से h ऊंचाई पर, तो इस द्रव की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh/2, है ना। अगर मैं सेंटर मास से बात करूं mgh/2, तो स्थितिज ऊर्जा में लिख देता हूं mgh/2। तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात u1/u2, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m1h1/m2h2, m1h1/m2h2। अब m1 का अनुपात m1/m2 तो r1/r2 और h1/h2 है r2/r1, तो कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1/1। ठीक है, सेम रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक बेलनाकार बर्तन के तल पर हमने 1 मिलीमीटर व्यास का एक छिद्र कर दिया जाए तथा इसमें जल भर दिया जाए। ये बेलनाकार बर्तन है, इसके तल में हमने एक छोटा सा छिद्र कर दिया है। वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक जल बिना लीक के भरा जा सके। जैसे जैसे इसमें द्रव भरूंगा तो क्या होगा, ये लीक नहीं करे और हम इसमें जल भरते रहे, कि वो आपको ऊंचाई बतानी है कि इसमें मैं कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जल भरूं कि यहां से लीक नहीं करे। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, इस डायग्राम को मैं अगर मैं इस छिद्र वाले डायग्राम को अगर मैं यहां बनाता हूं तो ये छिद्र वाला डायग्राम ये रहा और इसमें द्रव ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, यहां बल लग रहा है, इस पर ऊपर की तरफ बल जो लग रहा है, ये बल, इन बल की वैल्यू हो जाएगी ऊपर की तरफ जो कहा जाएगा वो आएगा 2πrt। हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ 2πrt, और जैसे जैसे द्रव इसमें और बढ़ेगा ऊपर की तरफ, ऊपर से जो नीचे की तरफ बल लगेगा वो बल की वैल्यू आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर आएगा ρgh की वजह से इनटू एरिया, ये आ जाएगा एरिया πr²। अगर ये जो बल है, और देखो एक्चुअल में क्या है, नीचे से एक फोर्स आएगा P0 की वजह से, वायुमंडल की वजह से, तो नीचे का वायुमंडल का फोर्स ऊपर का वायुमंडल का फोर्स वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ कंसीडर नहीं किया। जबकि लगेगा, अगर हम कहा जाए कि ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है तो P0 प्लस ρg लग रहा है, नीचे से भी P0 लग रहा है, तो वो कैंसिल आउट लेके चल रहे हैं उसको हम। नीचे का प्रेशर P0, ऊपर का प्रेशर P0, उनका जो बल है वो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ρg लिखा है। अगर ये जो बल लग रहा है, परिणामी बल नीचे की ओर ρgh इनटू एरिया, ये बल पृष्ठ तनाव के बल से ज्यादा हो जाए तो ये लिक्विड इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको ऐसा कहूं कि ρgh इनटू πr² अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2t/r के, तब जाके ये निकलना स्टार्ट कर देगा। सॉरी 2t/r नहीं, 2πrt के, तब ये निकलना स्टार्ट कर देगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये कैंसिल आउट कर देते हैं, इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, त्रिज्या मैंने स्मॉल r लेते हैं, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, h इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t/r ρg। सारी वैल्यू है हमारे पास में, रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी जब तक ये लीक नहीं करेगा।